हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं, जो है कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए रोटेटिंग एरो इन द आर्गन प्लेन। क्या मतलब है इसका? आपको पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन में हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम आर्गन प्लेन कहते हैं ना। और वो जो आर्गन प्लेन है वो बिल्कुल कोऑर्डिनेट प्लेन की तरह ही बिल्कुल दिखाई देता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। आर्गन प्लेन में इसको हम रियल एक्सिस कहते हैं, और ये जो वाई एक्सिस होता है इसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो हमने क्या सीखना है? हमने ये सीखना है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इस आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करूं, जैसे कि ये रहा मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका नाम मैंने दे दिया z, और ये जो पॉइंट है ये p है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पे मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है z। ठीक हो गया। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो आर्गुमेंट है वो है थीटा। आर्गुमेंट के बारे में आप जानते हैं, है ना। जब उस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन को आप ओरिजिन से मिलाते हैं तो आपके पास एक वेक्टर आता है ना। अगर ये आपका ओ है तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसको मैं कहूँगा ओ ए, ये एक वेक्टर है। ठीक है। और अगर मैं इसका मॉड निकाल दूं ओ ए का, इस वेक्टर का मॉड निकाल दूं, तो इसका मतलब होगा वो यहाँ से यहाँ तक, मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया। हाँ, तो इतनी चीज़ मैंने बता दी आपको। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये अभी पी पोजीशन पे है। ठीक है, तो अभी ये इस टाइप से है। अगर ये थोड़ा सा रोटेट कर जाए, थोड़ा सा रोटेट मतलब एक न्यू पोजीशन पे आ जाए, मान लो वो थोड़ी देर में घूमकर इस पोजीशन पे आ गया और इसको भी मैंने ओरिजिन से ड्रॉ कर लिया। मान लेता हूँ कि ये मेरी न्यू पोजीशन है Q। ठीक हो गया। और इस पॉइंट पर आकर, पहले पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर z था, जैसे ही वो इस पॉइंट पर आया, अब क्योंकि पोजीशन बदल गई तो अब हमारे पास इस पॉइंट पर एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, उसको मैंने नाम दे दिया z1। ये ठीक हो गया। पर एक चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि जो पहले मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था वो ही घूमा है, तो इसका मतलब है ओपी, मतलब इस लेंथ में कोई फर्क नहीं आया है। तो फर्क किस चीज में आया है? पहले ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही थी, या यूं कहें ये जो z कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास था उसका हमारे पास आर्गुमेंट थीटा था। ठीक है, आपको पता ही होगा कि आर्गुमेंट हमेशा आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं। अब मैं अगर तुमसे कहूं कि ये जो एंगल है मेरा अल्फा है, तो मेरे पास जो ये नया वेक्टर है z1, मेरे पास जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, इसका जो आर्गुमेंट होगा वो होगा थीटा प्लस अल्फा। आपको इतनी चीज पता रहनी चाहिए। ठीक हो गया, ये मैंने आपको यहां पर समझा दिया। अच्छा, तो अब मुझे इस z1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया, मुझे इस z1 की वैल्यू निकालनी है। तो वो मैं अब कैसे निकालूंगा? अच्छा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो OP है, अच्छा A नहीं है ये P है यहाँ पर, जो ये OP है, ठीक है, इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है? इसको मॉड OP बोलेंगे, जो कि इसकी लेंथ हमारे पास कितनी होगी? मॉड z। इसकी लेंथ हमारे पास क्या होगी? इसको हम बोलेंगे OQ वेक्टर या फिर मॉड z1। पर आपको पता है कि दोनों वेक्टर एक जैसे हैं, तो आप कह सकते हैं मॉड z किसके इक्वल हो गया? मॉड z1 के। ठीक है, जब हम मॉड z लिख रहे हैं या मॉड z1, मॉड में कोई चीज लिखते हैं इसका मतलब वो उस चीज की लेंथ बताता है। तो OP की लेंथ हमारे पास मॉड z हो गई, OQ की लेंथ हमारे पास मॉड z1 हो गई। अब सबसे पहले हम इस z कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इस z कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू को निकालते हैं। आपको पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। जैसे इसके लिए अगर मुझे लिखना है तो ऐसे लिखूंगा z इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास आएगा मॉडलस कॉस थीटा हो गया आर्गुमेंट, प्लस आयोटा साइन थीटा। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। z इक्वल टू r, जैसे मैंने यहां से यहां तक की वैल्यू को क्या बोला? मॉड z। यही वेक्टर रोटेट होके यहाँ आ गया तो इसकी लेंथ को क्या बोला? मॉड z1। मान लेता हूं ये दोनों r है। ठीक हो गया, तो r मैंने इसलिए लिख दिया।
और इस वाले का आर्गुमेंट कितना है थीटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को मैं ई आयोटा थीटा भी लिख सकता हूँ। ये यूलर फॉर्म का हो गया रिप्रेजेंटेशन, ये हमारे पास पोलर फॉर्म का हो गया। ठीक हो गया। तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई। अब मैं z1 की वैल्यू निकालता हूँ। तो अगर मुझे z1 की वैल्यू निकालनी है तो उसका भी मतलब वही होगा, उसका भी फॉर्मूला वही होगा। पहले तो उसकी लेंथ देखो, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ उसकी लेंथ कितनी है r, उसका मॉडुलस कितना है r, तो r cos, पर इस z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस अगर पूरा काउंट करें तो थीटा प्लस अल्फा बनता है। तो मैं लिखूंगा थीटा प्लस अल्फा, ये हो गया, प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस अल्फा। ठीक हो गया। तो अब मैं इसको अगर आगे सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा z1 इक्वल टू r, इसको यूलर फॉर्म में लिखोगे ई आयोटा थीटा प्लस अल्फा। ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो z1 इक्वल आ गया r ई, ये हो जाएगा आयोटा थीटा प्लस आयोटा अल्फा। इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो z1 इक्वल टू r, मैं इसको लिख सकता हूँ ई आयोटा थीटा मल्टीप्लाई ई आयोटा अल्फा। अलग अलग कर लिया। अब जैसे ही मैंने अलग अलग किया तो इसमें आप एक चीज़ देखो, इसको देखो ये क्या है। स्टार्टिंग में आपको लिख के बताया था आर ई आयोटा थीटा जो है z के बराबर है। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, अब इस z1 को एज इट इज़ कॉपी कर दिया, इक्वल टू इसकी जगह हमने लिखा z, और ये हमारे पास क्या है ई आयोटा अल्फा। तो हमारे पास जो नया वेक्टर है, या यूँ कहें हमारे पास जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये है z1 ना, जो कि इस पोजीशन पे है। तो इस नए कॉम्प्लेक्स नंबर की जो इक्वेशन है आप इस तरीके से लिखोगे, ये चीज़ आप ज़रूर यहाँ पर याद कर लो। ये चीज़ हो गई। ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। न्यू पोजीशन पे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है पहले यहाँ वो लिखना है, ओल्ड पोजीशन पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको यहाँ पर लिखना है, और उन दोनों के बीच के एंगल को यहाँ पर लिखना है। इस तरीके से जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं एक तरीके से और समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आपके पास सिंपल एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया यहाँ पर। ये आपका क्या है ओ, ठीक है, ओरिजिन है। ये हमारे पास z1 है, ये हमारे पास z2 है, और ये हमारे पास कोई एंगल मैंने थीटा मान लिया। तो अगर ये लेंथ इस लेंथ की, अभी ध्यान रखना हम बराबर लेंथ वालों पर रोटेशन को फाइंड कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों लेंथ बराबर है, नया कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास z2 है, तो मैं कहूँगा z2 बराबर होगा ओल्ड वन z1 ई आयोटा, इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज़ इसी में मैं आपको समझा दूं कि मान लो ये कुछ ऐसे है, ये हमारे पास z1 है, ये हमारे पास z2 है, ये हमारे पास z3 है, ये एंगल हमारे पास थीटा है। तो पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z2 पे था, रोटेट होके वो पहुंच गया z3 पर। कितना एंगुलर रोटेशन यहाँ पर देखने को मिला हमें, कितना एंगल देखने को मिला, थीटा। तो अब हमें यहाँ पर भी इसी फॉर्मूले को लगाना है, पर इस बार क्या है कि हमारे पास यहाँ पर ये देख सकते हैं ना, ये z1 है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा z2 माइनस z1। ठीक है। इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कितनी होगी, z2 माइनस z1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर मैं कहूं कि ये मेरा ओरिजिन पे है, अगर मैं कहूं कि ये मेरा ओरिजिन पे है, तो फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा z2 माइनस z1। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन है नहीं z1 है एक्चुअली, लेकिन अगर मानो कि इसको मैं ओरिजिन बोल दूं, तो फिर ये जो पॉइंट है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा z3 माइनस z1। तो मैं इसको अलग से बनाकर भी दिखा सकता हूं आपको कुछ इस तरीके से। अगर इसको ओरिजिन बोलूंगा तो ये हो जाएगा मेरा z2 माइनस z1, और इसको ओरिजिन बोलूंगा तो ये हो जाएगा मेरा z3 माइनस z1। और यहाँ पर जो आपको एंगुलर रोटेशन देखने को मिली वो है थीटा। तो आप लिखोगे z3 माइनस z1 मतलब फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर z2 माइनस z1 ई आयोटा थीटा। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ और उसके बेसिस पर हम इन इक्वेशंस को जनरेट करने का काम करेंगे।
अगर ये इक्वेशन हम जनरेट करना सीख जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो एंगुलर रोटेशन पे है वो बेस्ड होते हैं वो हमसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दो देता हूँ, ये मेरे पास Z1 है, ये मेरे पास Z2 है, ये मेरे पास Z3 है। अगर उसी मेथड को जो अभी मैंने आपको समझाया कि मतलब हमारे पास अगर कोई वेक्टर कुछ डिग्री रोटेट करता है और एक न्यू पोजीशन पे आता है तो उस न्यू पोजीशन के जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी इक्वेशन आप कैसे फाइंड कर पाओगे, यो या मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, ये Z2 मान लेते हैं कि ये है हमारा रोटेशन, आप कैसे भी मान सकते हैं लेकिन आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही लेना इसको। तो आप देखो, अगर ये मेरा ओरिजिन में मान लूँ तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की यहाँ इस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा Z3 माइनस Z2। इसको ओरिजिन मानूँ तो इस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा Z1 माइनस Z2। तो फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा होगा Z1 माइनस Z2 इक्वल टू इनिशियल क्या था Z3 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर ये इक्विलेटरल एंगल है तो इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर कितना होता है, ये 60 डिग्री। तो E आयोटा पाई बाय 3, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई है। ठीक है, आप अलग अलग टाइप में और भी चीज़ें इसमें फाइंड कर सकते हो। आप यहाँ के लिए भी ले सकते हो इस तरीके से, ठीक हो गया, यहाँ के लिए भी ले सकते हो इस तरीके से। आप अपने हिसाब से जो भी पॉइंट आप फिक्स करोगे उसके लिए आप इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकोगे। अच्छा, अगला मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये अगर हमारे पास स्क्वायर है, ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, ये Z4 है, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि ये लेंथ और ये लेंथ के बराबर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से ऐसा रोटेशन हो रहा है, मतलब ये हमारे पास एक एरो था, वो रोटेट होकर यहाँ पहुँच गया, तो न्यू पोजीशन पे पहुँचने पर हमारे पास जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो आप ये देखो, इसको हम बोलेंगे Z4 माइनस Z1, क्योंकि अगर मैं इसको ओरिजिन कंसिडर करूँ तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन मानी जाएगी Z2 माइनस Z1। अगर इसको ओरिजिन मानूँ तो इस पॉइंट की कॉम्प्लेक्स नंबर होगा Z4 माइनस Z1। तो यहाँ पर मैं कैसे इस फॉर्मूले को ड्राइव करूँगा, Z4 माइनस Z1 हो गया फाइनल, Z4 माइनस Z1 हो गया फाइनल, इक्वल टू Z2 माइनस Z1 ई आयोटा, यहाँ पर एंगल कितना होता है 90 डिग्री ना, ई आयोटा हमारे पास ये क्या हो गया पाई बाय 2। तो बच्चों इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ रोटेटिंग एरो इन द आर्कन प्लेन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब कोई वेक्टर अगर कुछ डिग्री रोटेट कर चुका है तो न्यू पोजीशन पे उसकी कॉम्प्लेक्स न्यू पोजीशन का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा वो आप इस तरीके से आसानी से फाइंड कर सकोगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या समझना है कि अब मान लो हम ये आपसे कहें कि जो आपके पास वेक्टर्स है या जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमने आर्गन प्लेन फिर से कंसिडर कर लिया, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन पर जो मुझे मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था वो Z1 था, इसका आर्गुमेंट था थीटा, ठीक है। तो मेरे पास जो Z1 है उसकी इक्वेशन होगी, इसको O माना, तो ये डिस्टेंस को अगर मैं R बोलूँ, ठीक है, इसको एक मिनट है, इसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ P, ये मैंने नाम दे दिया P। तो मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ कि मॉड जो OP है उसको आप R भी बोल सकते हो, अपनी तरफ से नाम दे सकते हो, और इसको मॉड Z1 भी आप बोल सकते हो, ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, तो ये जो Z1 है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, Z1 इक्वल टू ये डिस्टेंस जिसको कि हम मॉड Z1 कहते हैं ई आयोटा थीटा। ये तरीका होता है यूलर फॉर्म में, ये तरीका होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का। कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर उसका मॉडुलस मल्टीप्लाई ई आयोटा उसका आर्गुमेंट। अब मान लो हमारे पास एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है Z2, ठीक है। पहले हमारे पास Z1 था और मान लो वो अल्फा डिग्री रोटेट करके एक न्यू पोजीशन पे पहुंच गया Z2 पर, और इस बार जब वो न्यू पोजीशन पे पहुंचा तो न्यू पोजीशन पे पहुंचने के बाद उसकी लंबाई और उसका जो आर्गुमेंट है वो दोनों ही बदल गए। ध्यान रखना, इस बार हमारे पास लेंथ भी क्या हो गई है, बदल गई है। तो इस केस में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए आप ये समझ लो कि
इसको मैं मान लेता हूँ, ये यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को क्यू नाम दे देता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया क्यू। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मॉड ओ क्यू है, ठीक है, ये लेंथ अलग है और ये लेंथ अलग है। तो अगर इसको मैंने आर माना था तो इसको फिर कुछ और मानना पड़ेगा। तो मॉड ओ क्यू को मैंने R1 नाम दे दिया, या फिर मैं इसको मॉड Z2 भी बोल देता हूँ। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये आ गया। अब मुझे अगर Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन फाइंड करनी है यहाँ पर, तो मैं उसके लिए कैसे लिखूँगा? पहले मैं लिखूँगा Z2, फिर लिखूँगा मैं मॉड ऑफ Z2, फिर ई आयोटा उसका आर्गूमेंट लिखूंगा। तो आर्गूमेंट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से काउंट किया जाता है। तो ये पूरा एंगल जो हो गया वो हो गया थीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा थीटा प्लस अल्फा। ठीक हो गया। तो Z2 इक्वल टू, इसको मॉड Z2 ऐसे ही रहने दिया, और यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा ई आयोटा थीटा मल्टीप्लाई ई आयोटा अल्फा। ये समझ में आ गया होगा। अब ये देखो कि मैं अगर यहाँ से ई आयोटा थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ, या मैं इसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट, इसको नाम दे देता हूँ सेकेंड। हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट। ठीक है, मतलब सेकेंड को मैं ऊपर रखता हूँ, Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 ई आयोटा थीटा मल्टीप्लाई ई आयोटा अल्फा, और Z1 को नीचे रखता हूँ तो मॉड ऑफ Z1 ई आयोटा थीटा। डिवाइड करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, Z2 ओवर Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 ओवर मॉड ऑफ Z1 ई आयोटा अल्फा। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास इटसेल्फ एक ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। आप ढंग से देखेंगे ना तो ये हमारे पास एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, और ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, और ये क्या है उसका ई आयोटा अल्फा। अल्फा क्या हो गया, उसका आर्गुमेंट हो गया। आप इसको ऐसे समझो। तो इसको लिखने का एक तरीका ये होता है, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z2 ओवर Z1, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ये है तो इसका आर्गुमेंट क्या है, अल्फा। तो इसको ऐसे भी हम लिखते हैं। ठीक हो गया। तो कई सारे क्वेश्चंस में जब आपको इस तरह से कोई चीज़ दे रखी होती है तो आपको उसका मतलब ये समझना है। आप दो तरीके से समझ सकते हो। एक तो इसको पूरा एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर मानो, तो आप ये मान लोगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो अल्फा है। और इसको आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो कि हमारे पास ये ज़ीरो है, ओरिजिन है, ये Z1 है, ये Z2 है, Z1 रोटेट होकर Z2 पोजीशन पे आ गया, और जो एंगल उसने ट्रेस किया वो अल्फा था, तो तब जाके ऐसा लिखा गया है। तो आगे के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा ये चीज़ यूज़ होगी, तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पता होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर ज़रा एक दो क्वेश्चंस आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्वेश्चन क्या यहाँ पर बात कर रहा है। ये देखते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप से है, आर्गुमेंट Z-2 ओवर Z+2 इक्वल टू π/3। अब ये ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है, अगर इस पूरे को एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर मानो तो आप ये कह सकते हो इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट ये है π/3। आप इसको दूसरे तरीके से भी ट्रीट कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि आपके पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल भी π/3 है। आप इसको इस तरह से भी रीड कर सकते हो। अगर इस चीज़ को हम आर्गन प्लेन पे दिखाएं, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ऊपर क्या लिखा है Z-2। तो अभी z को छोड़ दो, आपके पास ये है आपके पास 2 कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे हम, रियल एक्सिस पे, जो कि यहाँ पर होगा। नीचे लिखा है Z+2, जिसको हम Z-2 लिख सकते हैं, तो इसको कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे हम, यहाँ पर नेगेटिव x एक्सिस पे -2। अब z कहीं पर भी हो सकता है। अब मान लो मैं कह दूं कि z मेरा यहाँ पर है, तो यहाँ से ये जो लाइन में, इसको अगर मैंने z माना है तो ये जो लाइन है इसी को कह रहे हैं हम Z-2। ठीक हो गया। और जब इस लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसको हम कह रहे हैं Z-2 मतलब Z+2। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, π/3, मतलब इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, ये है आपका π/3। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से रीड आसानी से कर सकते हो। ठीक है। वैसे तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि इसका z का लोकस क्या है, पर जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर हम इन चीज़ों को समझेंगे। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसे लिखा है आर्गुमेंट Z1
-1 ओवर z1+1 इक्वल टू π/2। अब ये भी ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये कह रखा है z-1 ओवर z+1, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना है, π/2। तो इसको भी इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो z-1, ये 1 कहाँ पर हमारे पास होगा, रियल एक्सिस पे, ये रहा 1, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं z-1, तो ये कहाँ पर रिप्रेजेंट हम करेंगे, नेगेटिव रियल एक्सिस पे, तो ये हमारे पास हो गया -1। अब z कहीं पर भी बना लो, जैसे मैं यहाँ पर इसको बना लेता हूँ और इसको मैं इससे ज्वाइन कर लेता हूँ, तो फिर ये एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा, 90। ठीक हो गया। आपने एक चीज़ पढ़ रखी है, ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होती है कि अगर कोई सर्कल है, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है, सर्कल है और ये उसका डायमीटर है, ए बी उसके एंड पॉइंट्स हैं, तो ये एंड पॉइंट्स कहीं पर भी इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जब मीट करेंगे तो वो एंगल हमेशा कितना बनाएंगे, 90, है ना। कहीं पर भी, यहाँ मीट करें, यहाँ मीट करें, यहाँ मीट करें, इसका मतलब अगर ये पॉइंट इस तरीके से रोटेट करे, अगर ये पॉइंट इस तरीके से रोटेट करे, मैं फिर से समझा दूं, अगर ये पॉइंट इस तरीके से रोटेट करे कि हर जगह ये दोनों लाइन मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो z का लोकस हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा। अगर ये कंडीशन हर बार सेटिस्फाई हो, क्योंकि देखो z आपका कांस्टेंट नहीं है ना, एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, ये तो वेरिएबल है ना, जब z लिखा है तो वेरिएबल है। तो इस कंडीशन के लिए जब आप z का लोकस ड्रॉ करोगे तो एक सर्कल बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे, उस वक्त हम समझेंगे क्या चीज़ यहाँ पर कह रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म कर लिया है। मैं होप करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया है तो ज़रूर लाइक करें मेरी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।